नमस्कार सभी व्यूअर्स का स्वागत है। तो आज हम क्लास 6 से न्यू एनसीईआरटी की शुरुआत कर रहे हैं जो सोशल साइंस से संबंधित है। तो सबसे पहले क्लास 6 में हम इसका जो पॉलिटी वाला पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। तो लेसन का नाम है परिवार और समुदाय। कथन दे रखा है, प्रेम और धर्म पारिवारिक जीवन के पुष्प और फल हैं। यह कथन है तिरुवल्लुवर का। अब हम इस लेसन की शुरुआत करते हैं। परिवार। हम सभी अधिकांश एक परिवार में रहते हैं। परिवार किसी भी समाज की मूलभूत और सबसे प्राचीन इकाई है। आज भारतीय समाज कई प्रकार के परिवार हैं, जैसे संयुक्त परिवार से लेकर एकल परिवार तक। संयुक्त परिवार में सब लोग एक साथ रहते हैं परिवार के, जैसे दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन, चचेरे भाई और बहन। इस चित्र में भी संयुक्त परिवार का उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। दादा दादी सब लोग साथ रह रहे हैं, भाई बहन, चचेरे भाई आदि इस चित्र के द्वारा एनसीईआरटी में परिवार का दूसरा प्रकार है एकल परिवार। एकल परिवार में एक दंपति और उसकी संतान होती है। कई बार ये अकेली माता पिता और उनके बच्चे तक से सीमित होता है। अंग्रेजी भाषा में पारिवारिक संबंधों का वर्णन करने के लिए बहुत अधिक शब्द नहीं है। इनमें से कुछ शब्द हमने प्रथम अनुच्छेदों में देखे हैं। भारतीय भाषाओं में इनके अनेक नाम हैं। उदाहरण के लिए हिंदी में बुआ, बुआ, ताऊ, ताई, चाचा, मौसी, नाना, नानी, अन्य बहुत सारे संबोधन होते हैं। कुछ भाषाओं जैसे तमिल में बड़े भाई बहन अथवा छोटे भाई बहन के लिए अलग अलग शब्द हैं। क्या आप बता सकते हैं भारतीय भाषाओं में कजिन के लिए कौन सा शब्द है? अधिकांश भारतीय भाषाओं में आपको ऐसा कोई एक शब्द नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कजिन का अर्थ केवल भाई और बहन होता है। इससे परिवार में सभी बच्चों के बीच गहरे संबंधों का पता चलता है। ये क्लास 6 के जो बच्चे हैं उनके लिए हैं, लेकिन हम कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो इनको देखने का कोई औचित्य नहीं है हमारे लिए। भूमिकाएं एवं दायित्व। परिवार के सदस्यों के बीच संबंध आपसी प्रेम, देखभाल, सहयोग, अंतर्निर्भरता पर आधारित होते हैं। सहयोग का अर्थ होता है एक साथ काम करना। परिवार के प्रत्येक सदस्य की अन्य सदस्यों के प्रति भी एक भूमिका होती है, दायित्व होता है। उदाहरण के लिए माता पिता अपने बच्चों को खुशहाल व्यक्ति और समाज के जिम्मेदार सदस्य बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। किंतु जब बच्चे बड़े होते हैं तो वह परिवार के अन्य सदस्य, चाहे माता पिता हो, भाई बहन आदि की सहायता के लिए अधिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं। दैनिक अभ्यास से बच्चे पारिवारिक जीवन में भागीदारी करना सीखते हैं। अनेक घरों में बच्चे परिवार द्वारा कई पीढ़ियों से अपनाई गई परंपराओं, प्रथाओं को भी सीखते हैं। अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है। परिवार एक विद्यालय भी है जहाँ बच्चे अहिंसा, दान, सेवा, त्याग आदि जैसे महत्वपूर्ण मूल्य सीखते हैं। परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसके सदस्य अपनी ज़रूरतों को त्याग देते हैं। तो अब तक हमने पढ़ा कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो परिवार 2 प्रकार के होते हैं, और भूमिका और दायित्व के अंतर्गत हमने ये देखा कि बड़े हैं वो छोटों का ध्यान रखते हैं, और कुछ छोटे जो लोग बच्चे हैं उनका भी परिवार में कुछ न कुछ दायित्व होता है बड़ों के प्रति, तो वो उसका निर्वहन करते हैं। शालिनी केरल के एक नगर में अपने परिवार के साथ रहती हैं। उसके पिता एक छोटा सा व्यापार करते हैं और उसकी माँ पास में स्थित एक विद्यालय में अध्यापिका है। शालिनी का एक छोटा भाई है। उसकी दादी अचमा और चित्तपा और चित्ती साथ में रहते हैं। चिन्नी उसकी एक बेटी है जो शालिनी की सचेरी बहन है। शालिनी के चाचा की नौकरी कुछ दिन पहले छूट गई और उसकी चाची एक गृहिणी है। पूरा परिवार ओणम त्यौहार की तैयारी में जुटा है। ओणम एक त्यौहार है जो केरल में मनाया जाता है। अचमा ने शालिनी के पिता से कहा, तुम्हारा भाई आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है,
इसलिए वह त्योहार पर नए कपड़े नहीं खरीद पाएगा। जब शालिनी के माता पिता उसे और उसके भाई को खरीदारी के लिए लेकर गए तो वे न केवल अपने लिए बल्कि चित्तपा और चित्ती और चिन्नी के लिए भी कपड़े लाए। इसका परिणाम ये है कि शालिनी को अपनी उम्मीद के अनुसार रेशमी कपड़े नहीं बल्कि सादे सूती कपड़े मिले। अक्षमा ने शालिनी को समझाया कि परिवार में सभी एक दूसरे की सहायता करते हैं, उनके पास जो कुछ भी है उसे आपस में साझा करते हैं। ये जानकारी शालिनी को अपने मनपसंद कपड़े न मिलने के लिए बुरा नहीं लगा। उसे इस बात की खुशी थी कि सभी सदस्यों को नए कपड़े मिले। ये कहानी केरल की है। अब सुदूर पूर्वोत्तर मेघालय के एक गांव की ओर चलें। मेरा नाम तेंजिंग है। मुझे उन पहाड़ों से प्यार है जहाँ मैं रहता हूँ, यद्यपि कभी कभी वहाँ जीवन कठिन हो जाता है। मेरे पिता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं। मेरी माँ एक स्थानीय हस्तशिल्प सहकारी संगठन जहाँ पर्यटकों के बिक्री हेतु सुंदर पारंपरिक कपड़े, लकड़ी की नक्काशी और अन्य सामान तैयार किए जाते हैं में कार्यरत हैं, जिसके कारण मेरे पिताजी घर की सफाई, सब्जियों के बगीचे की देखभाल और घर के अन्य कामों में हाथ बटाना शुरू किया। कभी कभी वह सबके लिए भोजन पकाने में भी मेरी दादी की सहायता करते हैं। दादी के पास हमेशा मुझे सुनाने के लिए रोचक कहानियाँ होती हैं जिसमें हंसी मजाक समझदारी की बातें होती हैं। लोगों को उनसे बेहतर तरीके से समझने वाला शायद ही कोई और नहीं हो सकता। मेरे दादा पढ़ाई में मेरी सहायता करते हैं, मुझे स्कूल बस स्टॉप पर ले जाते हैं। वे हमारी कॉलोनी सामाजिक कार्य में भी सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, अन्य लोगों की सहायता के लिए सदैव तैयार रहते हैं। उदाहरण के लिए एक बार जब हमारे क्षेत्र में बिजली चली गई तब वह पास में स्थित कार्यालय में भी गए थे। तो इन उदाहरणों से तूफान आने पर हमारे पास के घर को नुकसान हुआ तो उन्होंने आसपास के सब परिवारों से धन एकत्रित की और मरम्मत कराने के लिए उन्हें दी। अब सौभाग्यशाली हमारे माता पिता भोजन और कपड़ों जैसी मूलभूत आवश्यकताओं का प्रबंध करते हैं। जब किसी विशेष खर्च की बात आती है तो मैंने अधिकांश देखा है कि आपस में चर्चा करते हैं। माँ कहती है हमें भविष्य में अचानक आने वाले खर्चों के लिए कुछ पैसों की बचत करनी चाहिए। तो इससे पता चलता है कि जो उदाहरण दे रखे हैं एनसीईआरटी में, तो इससे पता ये चलता है कि हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, उनकी क्या महत्वता है, वे बच्चों को किस प्रकार ज्ञान देते हैं अपने अनुभव के द्वारा, कहानियों के माध्यम से। वे बाहर भी जो वे कार्य कर सकते हैं उसके लिए हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं। तो ये बच्चे देखते हैं और उनसे सीखते हैं। तो हमारे समाज में जो बुजुर्ग हैं, पढ़े लिखे, शिक्षित, वे एक ज्ञान की खान है। तो उनके पास बच्चों को सदैव बैठना चाहिए ताकि उनके अनुभव हमें प्राप्त हो सके। समुदाय परिवार न केवल अपने अंदर बल्कि अन्य परिवारों से और आसपास के लोगों से भी जुड़े होते हैं। आपस में जुड़े लोगों के इस समूह को समुदाय कहते हैं। समुदाय के सदस्य विभिन्न कारणों से एक साथ आते हैं, जैसे त्यौहार मनाने, मेले, विवाह, अन्य अवसरों के आयोजन पर समुदाय के लोग इकट्ठे होते हैं। कुछ गांवों में लोग फसल कटाई में भी समुदाय के लोग शामिल होते हैं। बुवाई के लिए, भूमि तैयार करने में, जैसे कृषि कार्यों में एक दूसरे की सहायता देने के लिए एक साथ आते हैं। समय बीतने के साथ समुदाय प्राकृतिक संपदा, पानी, चारागांव, वन उत्पाद जैसे संसाधनों के साझा उपयोग पर सहमत हुए। अनेक जनजातीय समुदायों तथा कुछ ग्राम समुदायों में देखा गया। आज के ग्रामीण भारत के ग्राम समुदायों में भी कुछ सीमा तक इसे देखा जा सकता है। इस तरह के अभ्यास, जिन्हें अलिखित नियम कह सकते हैं, समुदायों को संसाधनों तक सुरक्षित पहुंच प्रदान होती है, परंतु इसका अर्थ यह भी है कि समुदाय के अंदर सभी परिवारों, व्यक्तियों के विशिष्ट कर्तव्य हैं, अन्यथा समुदाय सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे। विगत वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश का जो जांबुआ कस्बा के आसपास का क्षेत्र है, विकट जल संकट का सामना कर रहा है। संकट के समय किसी व्यक्ति, परिवार को समर्थन देने के लिए साथ मिलकर काम करने की प्रथा अल्मा का पालन करते हैं। भील समुदाय ने सैकड़ों गांवों में हजारों पेड़ लगाने का निर्णय लिया। भीलों ने बारिश के पानी को सुरक्षित करने के लिए अनेक तालाब भी खोदे, वर्षा जल संचय की अनेक संरचनाएं बनाई। उन्हें इस काम के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं मिला, बल्कि समुदाय और पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्य के रूप में उन्होंने ये कार्य किया। अल्मा परंपरा का उद्देश्य धरती माँ की सेवा करना है। 2019 में शिव गंगा आंदोलन के महेश शर्मा को भील समुदाय के लिए किए गए परिवर्तनकारी कार्यों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। चेन्नई में 2015 के दौरान आई बाढ़ के समय सड़कें मानो नदियां बन गई, लोग आने जाने में असमर्थ हो गए, लगभग सभी दुकानें बंद हो गई, सेवाएं बाधित हुई। अनेक निजी समूहों
विशेष रूप से आध्यात्मिक धार्मिक संगठनों ने बड़ी मात्रा में भोजन तैयार किया, अभावग्रस्त लोगों के बीच बांटा। वास्तविक जीवन के उपरोक्त कहानियों में से एक ग्रामीण संदर्भ का उदाहरण दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में भी समुदाय होते हैं, यद्यपि ये कुछ अलग तरीके से कार्य करते हैं। 20 साल से अधिक समय पहले अहमदाबाद, गुजरात के एक क्षेत्र में एक छोटी सी आर्ट ऑफ फैब्रिकेशन वर्कशॉप के मालिक कमल परमार ने देखा कि सड़क पर वंचित बच्चों का एक समूह, इनमें से कुछ बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी थी, जबकि अन्य ने कभी विद्यालय ही नहीं गए। कमल ने अपने नियमित काम के बाद उन्हें हर दिन शाम 5:30 बजे से रात 9:30 बजे तक पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने बच्चों को रात में मुफ्त भोजन भी कराया। जल्दी ही उनकी कक्षा में 150 बच्चे नियमित रूप से आने लगे। पढ़ाई में उनकी बहुत रुचि भी थी। एक स्थानीय विद्यालय के कुछ अध्यापकों ने इन कक्षाओं के बारे में सुना, उन्होंने भी वहाँ पढ़ाना शुरू किया। उनमें से एक ने बताया, इन बच्चों के पास बैठने के लिए बेंच नहीं है, कक्षाओं में पूरी तरह शांति नहीं है, गुजरते हुए वाहन काफ़ी शोर करते हैं, फिर भी वे अध्यापकों की बातों पर अपना पूरा ध्यान लगाते। इसने मेरा मन छू लिया। मुझे उनसे जो स्नेह और लगाव मिला वह अविश्वसनीय है। नियमित रूप से विद्यालय जाने वाले कुछ बड़े बच्चों ने भी कमल की कक्षा में सवेसा से पढ़ाना शुरू कर दिया। इनमें से एक ने बताया, हम वहाँ पढ़ाने गए थे, किंतु हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। अपनी कक्षा में इस कहानी पर चर्चा कीजिए। कहानी समुदाय की मनोवृत्ति को पिछले 30 से 40 वर्षों में नए प्रकार के समुदाय उभरे। अनेक नगरीय क्षेत्रों में आवासीय कल्याण समितियाँ ऐसे समुदाय के उदाहरण हैं जो अपने नियम और व्यवस्था बनाते हैं। ये नियम अपशिष्ट प्रबंधन, सामान्य क्षेत्रों की सफाई, पालतू पशुओं की देखभाल, अन्य चीज़ों को लेकर हो सकते हैं। इन समुदाय में रहने वाले लोग इन नियमों और कानूनों के निर्माण में भागीदार होते हैं। समुदाय आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए आवास कल्याण समितियाँ किराने की आपूर्ति के लिए, व्यापारी समुदाय कूड़े के निपटान के लिए, नगर निगम कामगारों पर निर्भर होते हैं। हमारे जटिल समाज में प्रत्येक व्यक्ति कई अन्य व्यक्तियों के समुदायों पर निर्भर रहता है। अब हम समझ सकते हैं कि समुदाय एक लचीली संकल्पना है। एक जाति या इसके उपविभाजन को भी बहुधा एक समुदाय कहा जाता है। एक विशेष धर्म, क्षेत्र, सामान्य कार्य या रुचि के लोगों का समूह है। विशेष रूप से एक छोटा समूह भी समुदाय कहलाता है। उदाहरण के लिए मुंबई का पारसी समुदाय, चेन्नई का सिख समुदाय, अमेरिका का भारतीय समुदाय, केरल का वैज्ञानिक समुदाय, गांव का किसान समुदाय इत्यादि। ये सूची अंतहीन है। अपने विद्यालय के आसपास भी ऐसे समुदाय के हिस्सा हो सकते हैं। कक्षा कक्ष के साथ खेल समुदाय, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय क्रेडिट कोर, विज्ञान, नाट्य समूह आदि हिस्सा हो सकते हैं। तो आज का ये लेसन था परिवार और समुदाय, कंप्लीट हुआ। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं और अपने मित्रों और सगे संबंधियों में इस चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में, चैप्टर नंबर 10। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।